तो बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारी 11वीं कक्षा का 11वां अध्याय, जिसका भाग देखने जा रहे हैं 3 पादप जल संबंध। बच्चों ये जो पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप बात करते हो नीट के एग्ज़ाम की तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं इस वाले पार्ट से। तो इसकी एक एक चीज़ कि जल विभव क्या है ना, और हमारा दाब विभव क्या है, हमारा सॉल्यूट का विभव क्या है, ये पोटेंशियल क्या होता है, किस तरीके से अपन एनालाइज करते हैं, नेगेटिव है तो क्यों है, पॉजिटिव है तो क्यों है, ये चीज़ें बहुत अच्छे से जान लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहीं से जो है नीट में क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो ये जो पार्ट तुम देख रहे हो इसको ऐवे ही नहीं लेना है, इसके हर एक चीज़ को वीडियो को पॉज करना, यदि कोई लाइन इंडिकेशन मैं बता रही हूँ एनसीईआरटी की बुक लेकर के बैठना, उसको अंडरलाइन करना, अपने कॉपी में पेन डाउन करना, स्टार बनाना, ताकि जब तुम रिवाइज करोगे इस चीज़ को तो तुम्हें अच्छे से चीज़ें याद। कभी कभी क्या करा करो, जैसे होता है ना, कभी चीज़ें भूल गए, वीडियो देखने का टाइम नहीं है, नेटवर्क का इशू है, तो तुम क्या करा करो, एक एक लाइन, जैसे मान लो कोई पॉइंट ऐसा आता है, मैं भी ऐसे ही करती थी जब मैं अपना यूट्यूब से अपना कोई टॉपिक पढ़ती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मान लो कि मुझे याद नहीं रहेगा, मुझे लगता है कि मैं यहाँ कंफ्यूज होंगी, तो मैं क्या करती हूँ, उसको उस वाली बात को, जैसे वो टीचर जो भी टीचर पढ़ा रहे होते हैं उस टीचर की जो पूरी बातें हैं मैं एज इट इज़ उसको लिख लेती हूँ उसी लैंग्वेज में। तो जब आप उस पेपर को पलटते हो आफ्टर सम टाइम तो आपको ये बात याद रहती है, आपको वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको ये लगेगा कि आपके हाथ में फ़ोन हो उस समय, या नेटवर्क हो, या आपके पास रिचार्ज हो, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आप हैंड टू हैंड आपकी कॉपी से ही वो चीज़ पढ़ सकते हो, है ना ईजी बात। तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, पादप जल संबंध। पादप जल संबंध यानी कि वाटर का और प्लांट का क्या रिलेशन है, किस तरीके से अपन देखते हैं कि इसमें जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो पौधों के शारीरिक क्रियाकलाप के लिए जल अनिवार्य है। ये तो हम सभी जानते हैं, जिस तरीके से जल हमारे लिए आवश्यक है उतना ही जल जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक है, उनके हम क्रियाकलाप करने के लिए, उनके लिए खाना बनाने के लिए, उनको जीवित रखने के लिए, उनके फ्रूट्स के लिए, सीड्स के लिए, सभी के लिए तो हमारा जो जल है वो इम्पॉर्टेंट है ना। और ये सभी जीवित प्राणियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यह वह माध्यम उपलब्ध कराता है, यह वह कौन, वाटर या फिर जल वह माध्यम उपलब्ध कराता है जिसमें सभी पदार्थ घुलनशील होते हैं। यानी क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि वाटर एक ऐसा विलय है जिसमें हर चीज़ घुल जाती है। जैसे कि मान लो कि ये आपने जल लिया, इसमें तुम आयंस को डिसॉल्व कर सकते हो, इसमें तुम यूरिया को डिसॉल्व कर सकते हो, इसमें तुम बहुत सारे मिनरल्स को डिसॉल्व कर सकते हो। तो दैट मीन्स वाटर हमारा एक ऐसा मीडियम है, ऐसा माध्यम है जिसमें बहुत सारी चीज़ें घुलनशील होती हैं। आ गई बात समझ में। जीव द्रव्य में हजारों तरह के अणु पानी में घुले होते हैं। जीव द्रव्य में बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसॉल्व रहते हैं और निलंबित भी रहते हैं। यदि हम बात करें एक तरबूज की तो लगभग 92% से अधिक उसमें पानी होता है। तभी तो अपने पेरेंट्स हमको कहते हैं कि नहीं, खूब सारा वाटरमेलन खाओ तो तुम्हारे गर्मियों में पानी की कमी नहीं होगी शरीर में। तुम देखते हो कि यदि तुम जैसे बहुत दूरी पे जा रहे हो या रोज़मर्रा वाली सड़क पे जा रहे हो जहाँ बहुत सारा बड़ा मार्केट है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो वहाँ पे ठेले लगा के रखते हैं कुछ लोग कि भाई कोई आएगा तरबूज खाएगा, जैसे उसमें ग्लास में बर्फ़ के साथ में उनको रखा जाता है ताकि गर्मी में यदि कोई इंसान खाए तो उसको ऐसे तरावट सी हो जाती है, पानी की कमी दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि तरबूज में हमारे 92% से ज़्यादा पानी होता है। और गर्मियों में आपको क्या लगता है, वो एक ऐड नहीं आता है अपना ग्लूकोज वाला, और सूर्य से जो सूर्य की तेज गर्मी होती है और वो पानी पीता जाता है, एनर्जी हमारी पीता जाता है, तो वैसे ही सिस्टम चलता है। ज़्यादातर शाकीय पौधों में शुष्क पदार्थ केवल 10 से 15% होता है और बाकी क्या होता है, जल होता है। यहाँ तक कोई डाउट है ना। यहाँ पर देखो एक नॉर्मल सी बात है जो हम सभी जानते हैं, तो इतना हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझनी होती है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है नीट में। नेक्स्ट चलते हैं। एक पौधे में जल का वितरण भिन्न भिन्न होता है।
काष्ठ वाले पौधे में थोड़ा कम होता है और नरम भाग में बहुत ज़्यादा। देखो काष्ठीय होगा तो वो थोड़ा सा ड्राई सा होगा, है ना, बहुत थोड़ा सा रिजिड नेचर का होगा, यानी कि सख्त होगा, तो नेचुरल सी बात है वहाँ पानी की कम मात्रा होगी। लेकिन जो पार्ट जो है वो सॉफ्ट टन होगा या नरम सा होगा तो वहाँ पर पानी ज़्यादा होगा। ये तो नेचुरल सी बात है। स्पॉन्ज को देख लो और एक तुम कोई पत्थर का टुकड़ा देख लो, यदि उसमें आप देखोगे जो सख्त चीज़ है उसमें नरमाई क्यों कम होती है? क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता, वो अवशोषण नहीं कर पाता। एक बीज सूखा सा दिख सकता है परंतु फिर भी उसमें पानी की कुछ मात्रा होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि पानी की कुछ मात्रा होती है। देखो ये जैसे बीज है ना, ये सीड है, इस सीड को तुम यदि कहीं पर भी गिरा दो, जैसे तुमने वो देखा होगा ना परागकरण देखा होगा, उसमें अपने क्या होता है सिस्टम कि कोई मतलब जानवर के वो चिपक जाता है, फिर जानवर अपनी बॉडी को ही हिलाता है और वो वहाँ गिर गया और वहीं पर ही वो प्लांट उग जाता है। ऐसा क्यों? वो तो बिल्कुल अलग होता है, हो सकता है वो सूख गया हो। नहीं, एक बीज में थोड़ा बहुत पानी होता है जिससे कि वो एक नया प्लांट बनाने के लिए सक्षम होता है। आई बात समझ में? तो पानी की कुछ मात्रा होती है, अन्यथा वह जीवित नहीं रहेगा और श्वसन भी नहीं करेगा। दैट मीन्स यदि कोई सीड भी तुम्हें मिलेगा तो उसमें भी पानी की कुछ मात्रा होगी, तभी वो क्या कर सकता है? प्रोलिफरेट कर सकता है, आगे जाकर के एक नया प्लांट बना सकता है। नहीं तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, एकदम ड्राई हो जाएगा तो फिर उसके अंदर बचेगा क्या? लाइफ किससे है? वाटर से तो है। आ गई बात समझ में? स्थलीय पौधे प्रतिदिन भारी मात्रा में पानी ग्रहण करते हैं, लेकिन पत्तियों से इनका अधिकतर भाग वाष्पोत्सर्जन द्वारा हवा में उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि लीव्स बिल्कुल कहते हैं ना सूर्य के प्रकाश से अटैच्ड रहती है, वहीं से आपको पता है रेस्पिरेशन होता है ना, रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, किससे होता है? लीव से ही तो होता है। स्टोमेटा ओपन होता है जब वाटर का बाहर जाना होता है और वाष्पो उत्सर्जन हो जाता है। आ गई बात समझ में यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं। मक्के का एक परिपक्व पौधा एक दिन में लगभग 3 लीटर पानी अवशोषित करता है। यदि तुम कॉर्न का एक प्लांट देखोगे, मक्के का एक प्लांट देखोगे तो लगभग 3 लीटर पानी वो क्या करता है? अवशोषित करता है। जबकि सरसों की बात की जाए तो लगभग 5 घंटे में अपने वजन के बराबर, यानी कि जितना सरसों का प्लांट का वेट होगा, है ना, जैसे मेरा वेट 44 होगा तो मैं एक सरसों का प्लांट हूँ और मेरा वेट 54 है, 54 जितना ही पानी मुझे चाहिए, है ना, उतना ही पानी मुझे चाहिए, तो अपने वजन के बराबर वो पानी अवशोषित कर लेगा। कौन? सरसों। और मक्के की बात की जाए तो 3 लीटर पानी अवशोषित करेगा। पानी की इस उच्च मात्रा की मांग के कारण यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कृषि जो फार्मर्स होते हैं उनको वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए। देखो वो क्या करते हैं, आपको पता है कि नए नए उपकरण आते हैं ताकि सिंचाई अच्छे से हो जाए। ऐसा होता है ना, हर फसल को अच्छी मात्रा में पानी चाहिए होता है, तभी तो वो ग्रो करेगा। एम आई राइट? तो हमें क्या करना है? पानी बचाना है, पेड़ उगाने हैं। ठीक है, पेड़ उगाओगे तो बारिश अच्छी होगी, बारिश होगी तो पानी मिलेगा, पानी होगा तो ही फसल अच्छी होगी। मतलब दोनों क्या है? संबंध है ना, जल और प्लांट का संबंध हो गया। आ गई बात समझ में? तो वही चीज हम देख रहे हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण में पौधे की वृद्धि एवं उत्पादकता को सीमित करने वाला सीमाकारी कारक प्राय जल ही होता है। ये तुम्हारा शायद 13वें चैप्टर में भी ये क्वेश्चन आता है कि सीमाकारी कारक कौन कौन से होते हैं वाटर के प्लांट के उत्पादन में, है ना। यदि प्लांट का प्रोडक्शन करना है, हमें प्लांट को उगाना है या किसी फ्रूट को उगाना है, तो एक लिमिटेशन फैक्टर कौन सा होता है? तो वो कौन सा होगा? जल। ये तुम्हारा देखो NCERT में जितनी भी लाइंस जहाँ पर भी दी गई है ना, वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से संबंधित होती है, कोरिलेटेड होती है, तो किसी भी लाइन को मिस नहीं करना है हमें। गेट माई पॉइंट? किसी भी लाइन को मिस नहीं करना और अच्छे से हाईलाइट करके उसको पढ़ना है और दिमाग में फीड करना है। कहीं से भी कोई सी भी लाइन कहीं पर भी उठ करके क्वेश्चन बना सकती है। नेक्स्ट देखो, अब आया है मेन मुद्दा बात करने का। मेन मुद्दा आया है बात करने का कि आखिरकार चल क्या रहा है। जल विभव और जल अंतः शक्ति, यानी कि देखो हर पर्सन की, हर मॉलिक्यूल की अपनी एक इंटरनल पावर होती है ना। जैसे कि आप कहते हैं ना कि एक पर्सन है ना, 2 बंदे हैं, ठीक है, 2 बंदे हैं, 2 भाई भी हो सकते हैं, 2 फ्रेंड्स भी हो सकते हैं।
एक में कैपेसिटी है कि वो हर विषम परिस्थितियों में भी एग्जाम में एकदम क्लियर हो जाता है, और दूसरा बंदा है वो उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होने के बाद भी वो आगे निकल ही नहीं पाता है। तो यानी कि आपकी मतलब जैसे होता है ना, एक फुटपाथ पे बैठने वाला जो बच्चा है वो भी आईएएस ऑफिसर बन जाता है, जबकि महलों में रहने वाला बच्चा कुछ भी नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि आपके फैसिलिटीज़ कैसी, यहाँ पर ये मैटर करता है कि आपकी इंटरनल एनर्जी कैसी है, आप में कितना पोटेंशियल है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। तो ऐसा ही पोटेंशियल कैसा है, जल में भी है। देखो जल की जो एनर्जी होती है हम उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है, कायिक ऊर्जा, ठीक है, कायिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, हिंदी में देख लेना एक बार, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। जल विभव जल की गति या परिवहन को समझने के लिए आधारभूत धारणा है। जल के विभव को समझने के लिए उसकी हमें एनर्जी समझनी होगी। जल की विभव को समझने के लिए, वाटर पोटेंशियल समझने के लिए हमें उसकी एनर्जी को, उसकी गति को समझना होगा। विलय विभव या विलय अंतः शक्ति, देखो विलय वाटर क्या है, उसमें सभी चीज़ें ऑलमोस्ट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, घुलनशील होते हैं, तो हम वाटर को विलय भी कह सकते हैं, है ना। विलय विभव या विलय अंतः शक्ति या दाब विभव या दाब अंतः शक्ति जल विभव को सुनिश्चित करने वाले दो मुख्य कारक है। यदि तुम्हें वाटर पोटेंशियल, ये साइन जो है बेटा, ये साई होता है, इसको हम लिखें, ठीक है, साई होता है, और ये जो मैंने मार्क किया है ये वाटर को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि हम पानी के विभव की बात कर रहे हैं, है ना। साई किसको इंडिकेट कर रहा है, वाटर के पोटेंशियल को दिखा रहा है, ठीक है, साई पोटेंशियल के साइन को दिखा रहा है। किसका पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, वाटर का पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। तो यदि हमने जल विभव देखना है, यदि हमने जल विभव देखना है तो दो कौन सी शक्ति होगी, एक तो विलय विभव या विलय अंतः शक्ति, कितना डिसॉल्विंग पावर है उसमें, उस वाटर में कितना डिसॉल्विंग कैपेसिटी है, और दूसरा उस पर प्रेशर, उसका दाब विभव यानी कि पोटेंशियल, प्रेशर का पोटेंशियल क्या है, और उसके अंदर जो घुलनशील वाली चीजें हैं, सॉल्यूट का पोटेंशियल कितना है, ये तय करता है किसको, एक जल विभव को। वापस रिपीट कर रही हूं, अच्छे से सुनना है ये पार्ट अच्छे से सुनना है, नहीं सुनोगे तो सब ऊपर से जाएगा, फिर बोलोगे अरे साई डब्ल्यू क्या था, साई पी क्या था, ऐसे कंफ्यूजन नहीं करनी है। वापस सुन लो, सब कुछ भूल जाओ जो अपन ने बात करी, ठीक है, सुन लेना बाद में। अभी हमने वापस फोकस करना है इस वाली स्लाइड पे, हमने क्या बोला है, गेट इट। देखो ये जो है, वैसे तो ये लास्ट की लाइन है, लेकिन हम पहले ही बात कर लेते हैं इसकी। ये देखो, ठीक है, फाइन। आप बात कर रहे हो किसकी, वाटर पोटेंशियल की, ठीक है। वाटर का विभव क्या है, जल का विभव क्या है। तो जल के विभव को पता कराने के लिए हमारे पास दो चीजें जो है मुख्य फैक्टर्स हैं, या हम बोल सकते हैं मेन फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक तो विलय विभव, विलय विभव यानी कि जो एक सॉल्यूट है ना, जो चीज उसमें घुल रही है उसका पोटेंशियल क्या है, और दूसरा है कि उस पे दाब कितना लग रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है। वो दोनों मुख्य कारक किसको प्रदर्शित करते हैं, जल के विभव को। एम आई क्लियर, आ गई बात समझ में, क्या बात हो रही है यहाँ पर, कि यदि हमने जल विभव देखना है तो हमें दो बातों का मुख्य तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा कि उस वाटर के अंदर कोई अणु जो है वो कितनी संख्या में है और कितना प्रेशर उस पर लग रहा है, हमारा पॉजिटिव है नेगेटिव है, किस तरह का प्रेशर है, वो चीज़ें हमें पता लग जाएगी तो हम आराम से जल का विभव निकाल सकते हैं, वाटर पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। आ गई बात समझ में, एक बार यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। अब देखो, जल के अणुओं में गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि काइनेटिक ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। द्रव तथा गैस की अवस्था में वे अनियमित गति करते हुए पाए जाते हैं, ये तो हमें सभी को पता है ना। द्रव और गैस की अवस्था में जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो कहीं पर भी गति करता है, हाँ या ना। तो यह गति तीव्र और स्थिर दोनों तरह की हो सकती है ना, बहुत ज़्यादा फास्ट। जैसे कभी आपने देखा होगा कि रेन आ रही है और हवा चल रही है तो कहते हैं ना बारिश को उड़ा ले गई, क्यों, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, बहुत तीव्र तरीके से गति करता है ना। और कभी कभी क्या होता है,
कि भाई हमारा जैसे नॉर्मल वातावरण है और उसमें बहुत तेज बारिश आ रही है और हल्की हवा चल भी रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गई बात समझ में? तो वो गति तीव्र भी हो सकती है और स्थिर भी हो सकती है। आगे चलते हैं। किसी तंत्र में यदि अधिक मात्रा में जल हो तो उसमें अधिक गति ऊर्जा और जल विभव होगा। एक एक लाइन का मीनिंग समझना है यहाँ पे। किसी तंत्र में, बना लेते हैं किसी तंत्र को, आ जाओ, ये हमारा एक तंत्र है, एक सिस्टम है। किसी तंत्र में अधिक मात्रा में जल हो तो, वाटर बना दूं, बहुत अधिक मात्रा में जल है, बहुत अधिक मात्रा में जल है, ठीक है। तो एक बार बताओ, जब जल ज्यादा है तो इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो भी ज्यादा होंगे। एम आई राइट? वाटर मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे, है ना। वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो नेचुरल सी बात है, मान लो कि मैं यहां पर, देखो एक मिनट रुको, ये वाटर ये बनाया मैंने और ये लो, वाटर में मैं ऐसे दिखा रही हूं, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल बताया मैंने। फाइन, ये वाटर मॉलिक्यूल मैंने बताए क्योंकि वाटर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ही होंगे, है ना। अभी अपन तो वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है तो नेचुरल सी बात है इनमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो इनकी, अभी अलग कलर से बताना पड़ेगा नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, तो इनकी जो गतिज ऊर्जा होगी बेटा, जितना मॉलिक्यूल ज्यादा होगा, देखो जितना H2O ज्यादा होगा उतनी ही इनकी गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी। एम आई राइट? और उतना ही इनका जो वाटर पोटेंशियल है वो भी ज्यादा होगा। यहां तक बात को समझने में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? यदि किसी तंत्र में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, जल के अणु ज्यादा हैं, तो वहां पर उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अरे सीधी सी बात है ना, मान लो कि मान लो कि एक कमरा है और कमरे में बहुत सारे बॉयज ही बॉयज हैं, है ना, बॉयज ही बॉयज हैं, तो बॉयज ही बॉयज है, एक ही जैसे अणु है ना, सारे बॉयज है, एक ही हाइट के हैं, एक ही एज के हैं, ठीक है, और मान लो सारे ही प्लेयर हैं, तो उनको एक तरफ रख दिया जाए और एक दूसरे कमरे में जो हैं वो एज में अलग अलग बच्चे होंगे, मतलब कुछ बड़े बच्चे होंगे, कुछ छोटे बच्चे होंगे, इसमें गर्ल्स भी मिक्स होंगी, इसमें बॉयज़ भी मिक्स होंगे। तो यदि अपन एक ही जल के अणु को लिया जाए, यानी बॉयज़ वाला, तो उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एक तो बराबर एज के होंगे, बराबर जेंडर के होंगे, है ना, और बराबर और एक ही तरह की क्वालिटी होगी, कैसे, स्पोर्ट्समैन की। लेकिन यदि अपन दूसरे कमरे में नॉर्मल बच्चे हो सकते हैं, कुछ उसमें खिलाड़ी भी हो सकते हैं, किसी की हाइट अच्छी भी हो सकती है, तो वहां पर जो पोटेंशियल होगा और इस कमरे में जो पोटेंशियल होगा, दोनों में डिफरेंस आएगा। ये बात तो सही है। तो वैसे ही क्या बोला, जब जल के अणु अधिक होंगे तो उनका काइनेटिक एनर्जी भी अधिक होगा, है ना, और उसमें उतना ही विभव भी होगा। भाई कार्य करने का पोटेंशियल भी तो ज्यादा होगा। एक ही जैसे बंदे होंगे तो कार्य करेंगे अच्छे, एकदम दमदार कार्य करेंगे, है ना, तो पोटेंशियल अच्छा होगा। आगे बात समझ में। अतः ये सुनिश्चित है कि शुद्ध जल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जामिनेशन, सो इस लाइन को एकदम ध्यान से पढ़ो। अतः ये सुनिश्चित है, शुद्ध जल, प्योर वाटर, यदि हम प्योर वाटर की बात करें जिसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है, यदि हम प्योर वाटर की बात करें जिसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है, तो उसका जल विभव क्या होगा, ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यदि हम बात करें, किधर बात करें, यदि हम प्योर वाटर की बात करें बेटा, है ना, प्योर वाटर की बात, अभी इसमें कुछ भी नहीं मिलाया था अपन ने, है ना, इस जल तंत्र में कुछ भी नहीं मिला, ये प्योर वाटर है, एकदम शुद्ध जल है, तो इसका जो जल विभव होगा, इसका जो जल विभव होगा वो शून्य होगा। शून्य ही सबसे ज्यादा है यहाँ पर अमाउंट, ठीक है। यदि तुमसे पूछे वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, शुद्ध जल का जल विभव क्या है, तो सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा क्या है, 0 है। आ गई बात समझ में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ का। डन। अब देखो, यदि कोई दो अंतर्विष्ट जल तंत्र में संपर्क में हो, वापस सुन लो, अब लाइन चेंज हो रही है, समझने वाली बात आ रही है। यदि कोई दो अंतर्विष्ट जल तंत्र के संपर्क में हो
तो पानी के अणु के अनियमित गति के कारण, तो पानी के अणु के अनियमित गति के कारण जल में वास्तविक गति की त्वरित गति ज्यादा ऊर्जा वाले भाग से कम ऊर्जा वाले भाग की तरफ होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, नीट में हो चाहे तुम्हारी 11th क्लास की क्वेश्चंस में हो, ऐसा क्वेश्चन देखने को तुम्हें जरूर मिलेगा। क्या बोला इसने, यदि कोई दो अंतर्विष्ट, एक अपन खाली स्लाइड ले ही लेते हैं, आ जाओ। ये दो सिस्टम की बात कर रहा है, ये एक सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है। क्या बोल रहा है सुनो, यदि दो अंतर्विष्ट जल तंत्र संपर्क में हो, हमने भी बना दिया क्या, एक मिनट बच्चा, है ना, दो जल तंत्र एक दूसरे से संपर्क में हो, बात हो गई, आ जाओ। तो पानी के अणु अनियमित गति के कारण, तो पानी के अणु अनियमित गति के कारण जल के वास्तविक गति की त्वरित गति ज्यादा ऊर्जा वाले भाग से कम ऊर्जा वाले भाग में होंगे। क्या कहना चाह रहा है मैम, समझ नहीं आ रहा, अब समझाती हूं। मान लो यहां पे पानी बहुत ज्यादा है, यहां पे पानी कम है, यहां पे पानी कम है ना, और यहां पे पानी ज्यादा है। ठीक है, बात कोई दी, तुम ये बात समझ जाओगे ना बच्चों, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई तुम्हें समस्या नहीं आएगी, एकदम चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। हमने बोला दो तंत्र हैं, एक में पानी ज्यादा है, एक में पानी कम है। ठीक है, अब हो सकता है इस पानी में कुछ मिला हुआ हो और ये वाला प्योर वाटर है। ठीक है, इसमें जल के अणु, जो जल अणु है वो भी क्या है, ज्यादा है। आपको पता है जल अणु ज्यादा होंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी, है ना, और गतिज ऊर्जा ज्यादा है तो इसका विभव भी ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ गई। पानी कम है तो जल के अणु भी कम होंगे, है ना, जल के अणु कम है तो नेचुरल सी बात है इसकी गतिज ऊर्जा भी कम होगी और इसका विभव भी क्या होगा, कम होगा। तो क्या हुआ सिस्टम, जब जल के अणुओं की बात की जाए बच्चों, तो जल के अणु हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाएंगे। जल के अणु हमेशा अधिक सांद्रता, यहां लिख दो अधिक सांद्रता, वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अधिक सांद्रता है, यहाँ पे केवल वाटर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे कम सांद्रता है बच्चों। तो ये जो वाटर के अणु है वो कहां पर मूवमेंट करेंगे, सिस्टम ए से सिस्टम बी की ओर मूवमेंट करेंगे। क्या करेंगे, सिस्टम ए से सिस्टम बी की ओर मूवमेंट करेंगे। कब, जब एक सिस्टम में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, दूसरे में कम है, तो विभव कम होगा, गतिज ऊर्जा कम होगी। लेकिन जो सिस्टम ए है जहां पर जल के अणु ज्यादा हैं तो पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो जल के अणु कहाँ मूव करेंगे, हमारे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो ये जो लाइन तुम्हें बोली गई है, ये वाली लाइन, ये देखो क्या बोला है, त्वरित गति, यानी कि वो कहां से मूवमेंट करेंगे, जल्दी से, गति ज्यादा ऊर्जा वाले भाग से, ज्यादा ऊर्जा वाला भाग यही होगा, अभी लिखा है अपने, ज्यादा ऊर्जा वाला भाग ये है, ज्यादा ऊर्जा वाले भाग से कम ऊर्जा वाले भाग में होगी। ये बात समझ में आ गई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, डन स्क्रीनशॉट। अब आगे आ जाओ। अतः पानी उच्च जल विभव वाले अंतर्विष्ट जल तंत्र से कम जल विभव वाले तंत्र की ओर जाएगा। अब देखो पोटेंशियल की बात भी हो गई। यहाँ पर जो पोटेंशियल विभव था, यहाँ पर अपन ने क्या बोला, ये जो वाटर पोटेंशियल था ये ज्यादा है, इस वाले यहाँ पे बी कर देती हूँ, यहाँ पर ए कर देती हूँ। आ गया वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम, वाटर पोटेंशियल ऑफ बी सिस्टम। तो बी में वाटर पोटेंशियल कम है किसकी तुलना में, वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम। आ गई बात समझ में, यहां तक कोई डाउट, आगे चलो। पदार्थ की गति की वह प्रक्रिया ऊर्जा की प्रवणता के अनुसार होती है और विसरण कहलाती है। और तुम्हें याद हो तो बच्चों, डिफ्यूजन जब हमने किया था, विसरण हमने जब किया था, तो विसरण कैसे किया था, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ। तो यहाँ पर जो गति है ऊर्जा की वो कैसे होगी, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ। तो याद रहेगा
यदि वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है किसी सिस्टम में तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे कम विभव वाले क्षेत्र की ओर त्वरित गति करेंगे। आ गई बात समझ में यहाँ तक? कोई डाउट है? अब सुनो, जल विभव को ग्रीक चिन्ह में साई या फिर किसको, वाटर पोटेंशियल को साई से रिप्रेजेंट किया गया है और इसकी जो यूनिट होती है बच्चों वो क्या होती है? पास्कल होती है। क्या होती है इसकी यूनिट? पास्कल होती है। इसको जैसे दाब इकाई में व्यक्त किया गया है। पास्कल क्या है? उसकी जो प्रेशर जो लगता है उसकी यूनिट होती है। परंपरा के अनुसार शुद्ध जल, आ गई बात जो अपन ने पढ़ ली ऑलरेडी, सुन लो। परंपरा के अनुसार शुद्ध जल के जल विभव को एक मानक ताप पर जो कि दाब में नहीं है शून्य माना जाता है। क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा। क्या हमने ये पहले ही बात कर ली है? प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल देखें तो क्या होगा? 0 होगा, जिसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ होता है, सिर्फ और सिर्फ जल के अणु होंगे। तो वहां पर वाटर पोटेंशियल ऑलवेज भी 0, हमेशा कैसे होगा? 0 होगा। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है? आगे चलते हैं। देखो मैं नहीं है खुद ही बोलूंगी क्योंकि तुम लोगों की लाइव क्लास नहीं है ना ये ठीक है। 0 माना जाता है। यदि कुछ विलय शुद्ध जल में घोले जाते हैं, अब देखो सॉल्यूट पोटेंशियल आ गया है। हमने बात करी थी स्टार्टिंग में आ जाओ एक बार, ठीक है। हमने ये चीज पढ़ ली है बच्चों, ये क्या होता है हमने ये चीज पढ़ ली है, ये चीज पढ़ ली है। अब हम इस वाली बारी पे जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं हम? साई एस पे जा रहे हैं, ठीक है। इस वाले भाग पे जा रहे हैं। ये वाला अपन ने क्लियर कर लिया, ये हमें समझ में आ गया है। अब अपन इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बात है ना। आ जाओ। यदि कुछ विलय शुद्ध जल में घोले जाते हैं, ठीक है, आ जाओ। ये हमारा प्योर वाटर है, इसमें ये लो, ये हमारा प्योर वाटर है, फाइन। अब प्योर वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज मिला देते हैं। ये कुछ मॉलिक्यूल्स मिला दिए हमने, ठीक है। ये मॉलिक्यूल लिए और इसके अंदर डाल दिए। आ जाओ, डाल दिए। हमने क्या बोला? शुद्ध जल में घोले जाते हैं, कुछ विलय शुद्ध जल में घोले जाते हैं तो घोल में मुक्त पानी के अणु कम हो जाएंगे। अरे नेचुरल सी बात है भाई। यदि तुम पानी को गंदा करोगे तो पानी प्योर रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। यदि तुम पानी में कोई भी इंग्रेडिएंट मिला देते हो, कोई मॉलिक्यूल मिला जाते हो, तो पानी के मॉलिक्यूल्स तो कम हो जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, वो उसमें घुलनशील है ना। यदि तुम जैसे यूरिया मिलाते हो तो क्या वाटर प्योर रहेगा या यूरिया उसमें रहेगा? ये तो सोचने वाली बात है, समझदारी वाली बात है। इसमें कोई मतलब प्रेशर नहीं लगाना दिमाग में, बहुत इजी सी बात है। तो मैंने ये कहा है दिमाग को एकदम शांत करो, ओम शांति, और उसके बाद में फिर सोचो कि मैं क्या बोल रही हूँ। अभी तक हमने प्योर वाटर के बारे में बात करी थी। प्योर वाटर का पोटेंशियल ऑलवेज भी जीरो रहेगा। लेकिन यदि उसी प्योर वाटर में तुम कुछ मिला देते हो, कुछ भी मिला देते हो, तो जल के अणु कम होंगे ना। इसमें कोई बुराई नहीं है, जल के अणु क्या होंगे? कम हो जाएंगे, ठीक है। हम भी तो ये बोल रहे हैं, यदि तुम यहाँ पर ये मिला देते हो तो जल के अणु, मान लो ये जल के अणु पहले 100 थे। ये ऐसा हो रहा नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ ताकि चीजें याद रहे और समझ में आए। जल के अणु पहले 100 थे। अरे यार 1 मिनट रुको, क्योंकि ना अब ऐसे करूंगी तो तुम्हें कलर का वो दिक्कत रहेगा। 1 मिनट में रफ कर रही हूँ बच्चों, कलर चेंज करना पड़ेगा ना अपन को। ये लो, ठीक है। मान लो जल के अणु पहले 100 थे, इस मॉलिक्यूल के डालने से पहले 100 थे। लेकिन अपन ने बोला कि ये जो हमारे अणु हैं, कौन से कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, इसके अणु मैंने डाल दिए 50 अणु मैंने डाल दिए। तो तुम मुझे बताओ जल के अणु 100 ही रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो अब जल के अणु क्या रहेंगे? अब जल के अणु क्या रहेंगे? 100 - 50 = 50। जल के अणु कितने रहेंगे? 50। तो बात बहुत बड़ी बात कह दी मैंने इनडायरेक्टली। ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कि आगे क्या सीन आने वाला है उसको समझाने के लिए एक बात बता रही हूँ। बहुत ही उम्दा स्टोरी है यहाँ पे। मैंने बोला एक हमारे पास प्योर वाटर था पहले और उसमें जल के अणु 100 थे। उसमें मैंने कोई आकर के मॉलिक्यूल मिला डाले, मॉलिक्यूल की संख्या मान लो 50 मिला दी। तो अब मेरे बात बताओ कि जब वो 50 अणु उसमें मिल जाएंगे तो जल के अणु कितने रहेंगे?
कितने रहेंगे? 50 ही रहेंगे। तो यहाँ से जल के अणु कितने रहेंगे? 50। क्यों? 100 में से 50 अपन ने ये मिला दिया तो 50 ही बचा। तो मैं क्या ये कह सकती हूँ क्या मैं ऐसा कहूं? तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलत बात कह दी है। यदि मैं ऐसा कहूं तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलत बात कह दी है। एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और समझो कि मैंने क्या लिखा है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और समझो कि मैंने क्या कहा है, तुम्हें क्या समझाना चाहे। यदि तुम्हें ये चीज समझ में आ जाएगी ना बच्चों, तो डेफिनेटली तुम नीट में क्वेश्चन कर पाओगे और उस समय तुम्हें फील होगा कि हमने मैम की बात मानी है तो बहुत सही किया है। उस समय आ गई बात समझ में। यदि मैं ये बात बोलूं, ये देखो ये वाले अणु ये वाला था और ये वाला अणु ये वाला अणु था, 50-50 हो गए। तो यानी कि जितना तुम सॉल्यूट मिला रहे हो उस वाटर में उतना ही उसका विभव घट रहा है, उतना ही जल का पोटेंशियल घट रहा है ना, जितना सॉल्यूट तुम मिला रहे हो। ठीक है, आ जाओ आगे पढ़ते हैं। तो मुक्त पानी में अणु कम हो जाते हैं, जो पहले वाटर मॉलिक्यूल था उतने नहीं रहेंगे। जल की सांद्रता स्वतंत्र ऊर्जा घट जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी। भाई एक बार बताओ कि यदि 100 बच्चे पहले एक जैसे थे, नहीं मतलब जैसे कि एक क्लास में 5th क्लास है, 5th क्लास के सारे बच्चे 5th क्लास के हैं, तो उनका एक अलग पोटेंशियल रहेगा, वो प्योर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 5th क्लास के बच्चे। मान लो कोई जंप करके 4th क्लास का बच्चा, नहीं 3rd क्लास का बच्चा 5th में आ जाए, 4th को क्लियर ना करे, तो उसके पोटेंशियल में कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा। या मैं उस 5th क्लास में 6th क्लास के बच्चों को डाल दूं तो वो प्योर नहीं रहेगा, इम्प्योरिटी आएगी। तो वो जो 5th क्लास के बच्चे जिस पोटेंशियल से काम कर पा रहे थे, वो पोटेंशियल कब डाउन हो जाएगा? जब 6ठी क्लास का बच्चा या फिर 3री क्लास का बच्चा उसमें आ जाएगा, यानी कि इम्प्योरिटी आ गई, इंग्रेडिएंट्स हमने मिला दिए। आई बात समझ में यहाँ पर? तो जल विभव भी कम हो गया। हमने क्या बोला यहाँ पर? जल के अणु कम हुए। जैसे ही जो वाटर मॉलिक्यूल है ये कम हुए तो उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो भी कम होगा। इसलिए सभी विलयनों में शुद्ध जल की अपेक्षा जल विभव निम्न होता है। ठीक है, तो क्या हुआ? जितने भी विलयन है जिसमें कुछ मिक्स है ना, तुम्हें पता हो तो हमने बात करी थी शुद्ध जल के विभव की। शुद्ध जल के विभव क्या था? 0 था, है ना। यहां पे लिख दूं प्योर। ठीक है, प्योर वाटर का जो विभव है वो 0 है। लेकिन यदि इसमें अपन कुछ मिला दें तो वो क्या हो जाएगा? इधर लिख देती हूँ, यदि विलयन हो, है ना, जिसमें उसमें कुछ इस वाले विलयन का, ठीक है, इस विलयन का अपन वाटर पोटेंशियल देखें तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ी बात है। यदि तुम इस शुद्ध वाटर में कुछ मिला देते हो, प्योर वाटर में कुछ मिला देते हो, तो वो 0 से कहाँ चला जाएगा? नेगेटिव में चला जाएगा। भाई 0 से कम तो नेगेटिव ही होगा ना, ये तो पता है ना, मैथ्स में तो हमने कराई ये चीज़ें। तो 0 से कम क्या होगा? माइनस में जाएगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। क्या हमने यही बात यहाँ पढ़ी है कि इसलिए सभी विलयनों में शुद्ध जल की अपेक्षा जल विभव निम्न होता है, यानी कि माइनस में चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। बात क्लियर? एक बार में चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो दूसरी बार में समझो, दूसरी बार भी नहीं समझ में आ रही है तो तीसरी बार में समझो, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। क्वेश्चन आएगा नीट वाले बच्चों, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस निम्नता का परिमाण, जो ये नेगेटिविटी जा रही है, एक विलय के द्रवीकरण के कारण होता है। मतलब जितना तुम उसमें सॉल्यूट मिलाओगे उसके कारण हो रहा है, जिसे विलय विभव कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? विलय विभव कहा जाता है। ये कहाँ करूं मैं इंडिकेट? ये वाला। ठीक है, विलय विभव कहा जाता है। ठीक है, अब आ गया साइन, साई एस आ गया। साई एस सदैव नकारात्मक होता है। नकारात्मक है भाई, तुम आओगे और किसी का पोटेंशियल कम कर दोगे तो नेगेटिविटी तो फैला रहे हो, ये याद रखो बात को। यदि तुम किसी पर्सन, बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत ही प्योर शुद्ध आदमी है, और तुम कोई खराब बंदे हो और तुमने उसको भी ऐसा ही बना दिया, तो तुमने नकारात्मकता शो करी ना उसके लिए, उस बंदे के लिए। कहाँ इतना अच्छा पॉजिटिव बंदा था, प्योर था, तुमने उसको कहीं ना अनाप शनाप चीज़ें सिखा दी और तुमने उसको भी गंदा कर दिया। दैट मीन्स तुमने नेगेटिव बना दिया उसको। तो हमेशा हमेशा जो हमारा सॉल्यूट पोटेंशियल रहेगा वो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा बेटा।
क्यों रहेगा? क्योंकि उसने क्या कर दिया, शुद्ध बच्चे को गंदा बच्चा बना दिया। आगे बात, ये याद रखने का तरीका है। तो साई एस सदैव नकारात्मक होता है जब विलय के अणु अधिक होते हैं। जब विलय के अणु अधिक होते हैं तो साई एस हमेशा अधिक नकारात्मक हो जाता है। कैसा होता है? मतलब रहेगा तो ये नकारात्मक ही, लेकिन जितना तुम सॉल्यूट डालोगे उतना ही ज्यादा नेगेटिव। जैसे मान लो कि पहले ये -2 था, पहले इसका मतलब साई एस जो था वो -2 था, है ना। अब इससे अधिक नकारात्मक तुम्हें क्या बनाना है? बहुत बड़ी बात है, ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे। साई एस पहले -2 था और तुम्हें इसको अधिक नकारात्मक बनाना है, तो तुम क्या लिखोगे? -1 लिखोगे या -3 लिखोगे? ये मुझे सोचो तुम, मतलब सोचो, अब बताओगे तो कैसे? सोचो कि -2 के बाद यदि मुझे अधिक नकारात्मक बनाना है तो मैं -1 लिखूं या मैं -3 लिखूं। ये चीज यदि तुम ये चीज एनालाइज कर लिया ना तुमने अभी बैठे बैठे, तो समझ लो ये तुम्हें आ गया। और यदि तुमने ये एनालाइज नहीं करा तो तुम्हें और जोर लगा के पढ़ने की जरूरत है, तुम्हारा और पोटेंशियल निकालने की जरूरत है। आगे बात समझ में? तो इसका आंसर बेटा -1 होगा, क्योंकि जब आप गिनती करते हो 0 से तो -1, -2, -3, -4 जाता है ना, तो सबसे अधिक क्या होगा? -1 होगा। आगे बात समझ में? क्लियर दैट? तो यहाँ पर अपन को चीज़ें क्लियर हो गई। एक बार यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। स्क्रीनशॉट डन। आगे बात समझ में? अब देखो, अब हम बोल रहे हैं आगे वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दबाव पर विलय या घोल का जल विभव। अब देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में ये साइन जो है बच्चों, ये तुम्हें बहुत कंफ्यूज करेगा। ये साइन जो है बेटा गलत है। हम जल विभव की बात कर रहे हैं। जल विभव को हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए। यहां पर ये आएगा, ठीक है। ये इसलिए मैंने करेक्ट नहीं करा है यहाँ पर, तो ताकि तुम्हारी एनसीईआरटी से तुम समझ पाओ। यहाँ पर φs दे रखा है, वो φs नहीं आएगा, φw आएगा, क्योंकि वो वाटर के विभव के बारे में बात कर रहा है और ये कह रहा है विलय विभव φs, ठीक है। यहां लिख देती हूं मैं एक बार और, विलय विभव और ये जल विभव है, ठीक है। ये बात तो हो गई पहली बात, है ना। इन दोनों के कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब जो कहना चाह रहा है वो सुनो। ये कह रहा है कि वायुमंडलीय दबाव पर, जो वायुमंडल का जो प्रेशर है उस पर जो जल विभव है वो विलय विभव के बराबर होगा। वायुमंडलीय दाब पर जल विभव विलय विभव के बराबर होगा, यही बात कह रहे हैं, है ना। लेकिन यदि घोल या शुद्ध जल पर वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव लगाया जाए, यानी कि अब अपन को क्या कहना है कि जो वायुमंडलीय दबाव है वो हमें क्या करना है? अधिक करना है। अधिक करने पर क्या होगा? उसका जल विभव भी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? इसका जल विभव बढ़ जाएगा। तो जो वाटर पोटेंशियल है ना, ये बढ़ जाएगा। कब? जब इस पे अपन वायुमंडलीय दाब बढ़ा दें। आगे बात समझ में? वायुमंडलीय दाब बढ़ा दोगे तो वाटर का जो पोटेंशियल है वो भी बढ़ जाएगा। आगे, यह एक जगह से दूसरी जगह पानी पंप कराने का नतीजा भी है। कैसा है? मतलब तुम एक प्रेशर इंडिकेट करते हो ना, प्रेशर लगा रहे हो और उसको पूरा, जैसे तुम मोटर चलाते हो, घर में मोटर चलाते होंगे ना पानी 3 मंजिल पे चढ़ाने के लिए, तो वो चीज यहाँ पर देखी जाती है। आगे बात समझ में? जब विसरण के कारण, जब डिफ्यूजन के कारण पौधों की कोशिका में जल प्रवेश करता है ना। अब देखो यहाँ पर कहाँ बनाऊं, यहाँ देखो, ठीक है। ये एक पादप है, पादप की रूट निकल रही है ना। ये जमीन में से जल सोख रहा है। तो अब देखो यहाँ से अधिक सांद्रता कहाँ है? यहाँ पर है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता पे जाएंगे जल के अणु, जाएंगे तो यहाँ पर बेटा प्रेशर लगेगा। यहाँ पर प्रेशर लगेगा तभी ये क्या करेगा? वाटर पत्तियों तक पहुंच पाएगा। पंप कर रहा है ना, ये बात बोल रहा है। प्रेशर ऊपर तक लगाना पड़ेगा तो वह कोशिका भित्ति को और बढ़ेगा। कोशिका भित्ति सेल वॉल की तरफ जाएगा और कोशिका का या कोशिका को स्फीत बना देगा। स्फीत यानी कि फुला देता है ना। जैसे तुम हवा भरते हो ना पंप के द्वारा, ऐसे साइकिल में तो टायर फूल जाता है, वैसे ही जब जल में प्रेशर लगता है और वो पत्तियों तक या कोशिका भित्ति तक पहुंचता है तो कोशिका भित्ति क्या हो जाती है? स्वेलअप हो जाती है, स्फीत हो जाती है, ठीक है, हमारी फूल जाती है। यहाँ तक डाउट क्लियर? आगे चले। यह दाब विभव को बढ़ा देता है। अब देखो नई बात आ गई है,
दाब विभव, यानी कि अपने पास आ गया है ये P यानी कि प्रेशर यानी कि दाब, ठीक है, दाब विभव। आपको याद हो तो मैंने शुरू में एक बात बताई थी, इस चीज का इंडिकेशन मैंने बताया था आपको। अब हमने इसकी बात कर ली है, इसकी बात कर ली है, अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, इस थर्ड वाले की बात कर रहे हैं। दाब विभव को बढ़ा देती है, जैसे ही प्रेशर दोगे तो दाब विभव बढ़ेगा, सीधी सी बात है ना, प्रेशर बढ़ रहा है तो पोटेंशियल बढ़ेगा। दाब विभव ज्यादातर सकारात्मक होते हैं, याद रखने वाली बात है। देखो वाटर की बात करी थी तो ये 0 था और बाद में ये नेगेटिव पर गया था, ठीक है। फिर हमने सॉल्यूट की बात करी थी, सॉल्यूट अच्छे इंसान को बुरा बना रहा है, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा और मोर नेगेटिव भी जा सकता है, मतलब हमेशा गंदा ही रहेगा, गंदा ही बनेगा। और जो हमारा प्रेशर रहेगा बेटा, ये पॉजिटिव है ना, किसी चीज को देखो, किसी चीज को प्रेशराइज कर रहा है अच्छे उसमें, जैसे आपके मम्मी पापा बोलते हैं ना, बेटा तू कर लेगा, बेटी तू कर लेगी, तू आगे तो कोशिश तो कर, तू आगे बढ़ जाएगा, हमारे मम्मा पापा ऐसे ही बोलते हैं, तो वो प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज भी पॉजिटिव, या हम कह सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा सही रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली ये पॉजिटिव रहता है। तो दाब विभव पर जो दाब विभव है हमारा ज़्यादातर सकारात्मक होता है, ऑलवेज भी नहीं बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली बोलेंगे कि भाई ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पौधों में नकारात्मक विभव या जाइलम के जल खंड में तनाव के एक तने में जल के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दाब विभव को 5P से चिन्हित किया गया है। कोशिका का जल विभव, कोशिका का जो वाटर पोटेंशियल है, कोशिका का जो वाटर पोटेंशियल है वो विलय और दाब विभव, वो विलय और दाब विभव दोनों से ही प्रभावित होता है। वाटर पोटेंशियल किससे प्रभावित होगा, यदि सॉल्यूट ज्यादा होगा तो वाटर पोटेंशियल घट जाएगा, है ना, प्रेशर ज्यादा होगा तो वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। इन दोनों के बीच एक संबंध जो है वो निम्न प्रकार का होता है। सॉरी, अब देखो वापस से राइट साइन नहीं है, यहां पर जो इक्वेशन बनेगी वो ऐसी बनेगी, आ गई बात समझ में। इक्वेशन जो बनेगी मैं यहां और लिख दूं, ये रही अपने पास, है ना, ये इक्वेशन बनेगी, ये साइन चेंज कर लेना, जहां पर एस है तुम्हारे वहां डब्ल्यू आएगा जब भी जल विभव की बात होगी। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से आज तुम्हारा 11th क्लास का जो 11th चैप्टर है उसका पार्ट 3 जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस पूरे चैप्टर में, वो हमने कर लिया है। इसको बेटा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देख लेना यदि समझ में नहीं आता है, लेकिन समझना उतना ही ज़रूरी है जितना तुम्हें नीट में नंबर लाना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। आशा करती हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ, जब तक धन्यवाद।